गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऐसा कि हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अपने पाठ्यक्रम के अध्ययनशीलता में लगे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया, पुष्प के कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। इसकी चर्चा पिछले वीडियो में हमने करा दिया। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर के आए हैं पौधों में परागण और निषेचन। देखिए, दोनों शब्दों को बड़ा ही बारीकी से समझना होगा। आइए चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ परागण एवं निषेचन, दोनों लगभग मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी बहुत। तो सबसे पहले ये जानना होगा परागण कहते किसे हैं। पराग कणों के पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प के अथवा दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि पुष्प के कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो पुष्प के भाग में आपको कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जो पुष्प का मादा भाग है, वहाँ आपको बताया गया होगा वर्तिका, वर्तिकाग्र के पुष्प के जो मादा भाग के कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो यहाँ तो आपको दिया गया परागण किसे कहते, कहा गया ना कि पराग कणों के पराग कोश से निकल करके उसी पुष्प के अथवा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। एक तो क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ दिया हुआ निषेचन। क्या दिया हुआ है? निषेचन। तो निषेचन क्या कहते हैं ये जानना होगा। तो नर एवं मादा यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों का जो पारस्परिक संलयन होता है, मिलकर युग्मनज बनाता है, उसे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। परागण किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन एक बार पुनः नर एवं मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संलयित होकर के युग्मनज बनता है, इसे निषेचन कहते हैं। तो आज का मुख्य टॉपिक यह है परागण, परागण के प्रकार, परागण की कौन कौन सी विधियां हैं, निषेचन, ये मुख्य टॉपिक आपका है। तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि परागण को आप लोगों ने जान लिया परागण किसे कहते हैं। अब परागण कितने प्रकार का होता है ये जानने की आवश्यकता है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण के पश्चात पुंकेसर और दल गिर जाते हैं। वाह दल या तो गिर जाते हैं अथवा फल में चिर लग्न रहते हैं, इसे परागण कहते हैं। परागण मुख्यतः दो प्रकारों से होता है। कितने प्रकारों से? दो प्रकार से। पहला तो स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है परपरागण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वपरागण, दूसरा परपरागण। इतनी बातें क्लियर हो गई कि परागण किसे कहते हैं, परागण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो परागण के मुख्यतः दो प्रकार, स्वपरागण और परपरागण। तो अब आगे चलते हैं, जान लेते हैं कि स्वपरागण किसे कहते हैं और स्वपरागण की कौन कौन सी विधियां। तो स्वपरागण
स्वयं यानी सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसा परागण जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हों या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को स्वयंपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंपरागण। देखिए पुष्प की संरचना में यही है, ये पुंकेसर और ये वाला भाग है स्त्री केसर। ये तो कहा गया, ये कहा गया कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के, यानी ये पूरे पुष्प की संरचना है, यहाँ से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ऐसी क्रिया को स्वयंपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंपरागण कहते हैं। अब आपको ये जानना होगा कि स्वयंपरागण के लिए कौन कौन सी युक्तियां होनी चाहिए। तो स्वयंपरागण के लिए यानी पौधों को सफल बनाने के लिए या स्वयंपरागण को सफल बनाने के लिए द्विलिंगता होना चाहिए, पहली बात। ठीक। अब आपको यह जानना होगा कि स्वयंपरागण से लाभ क्या है, स्वयंपरागण से हानियां क्या है। स्वयंपरागण तो आप लोगों ने समझ लिया, यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन, यह है पॉलन, ये कहा गया। यही है क्या? परागकण जब परागकोश से निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ऐसी क्रिया को स्वयंपरागण कहते हैं। अब स्वयंपरागण से लाभ क्या है? एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक आसान एवं निश्चित घटित प्रक्रिया है, जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता। पहला लाभ। दूसरा लाभ, स्वयंपरागित पुष्पों को परागण की क्रिया के लिए किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तीसरा लाभ, स्वयंपरागण से जात की शुद्धता बनी रहती, प्योरिटी बनी रहती है। स्वयंपरागण से अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती, जिससे परागण स्वयं नष्ट नहीं होते। तो एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयंपरागण के कौन कौन से लाभ हो गए। अब स्वयंपरागण से क्या क्या हानियां हो रही हैं। स्वयंपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं, क्योंकि बार बार वही उत्पादन हो रहा है। स्वयंपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा आकार में छोटे होते हैं। इसके क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते, ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते, जिसके कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं कराई जा सकती। देखिए स्वयंपरागण से लाभ है तो स्वयंपरागण से हानियां भी हैं। अब आपको अगला परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन, ये तो बातें हो गई स्वयंपरागण पर। अब अगला परपरागण। परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हों, तो इसे परपरागण कहा जाता है। परपरागण मुख्यतः 4 प्रकारों से होता है। परपरागण का है फिगर देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ये है पॉलन ग्रेन और ये है पॉलेन। देखिए अब ये निकल करके माध्यम, इसके लिए देखिए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। अब वो किसके माध्यम से होगा? वायु के द्वारा होगा, जल के द्वारा होगा, कीटों के द्वारा होगा, जंतुओं के द्वारा होगा, या कृत्रिम परागण होगा। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट की आवश्यकता होती है। एजेंट का मतलब होता है कारक। तो परपरागण देख रहे हैं ना, यहां से निकल करके दूसरे पौधे पर स्थित, सपोज दैट ये और ये दोनों अलग, तो ये यहां से निकल करके दूसरे पौधे के कहां स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, उसे परपरागण कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन
शेल्फ में नहीं, अभी तो हमने आपसे बताया ना, यहाँ से निकल करके यहाँ, लेकिन क्या यहाँ से निकलते हुए देखिए ये मधुमक्खियों के द्वारा यहाँ पहुँच करके पॉलिनेशन की क्रिया, ये ओव्यूल अंडाणु और ओवरी ये अंडाशय। तो इस तरह से अंडाशय आगे चल करके फल का निर्माण करा लेते। तो क्रॉस पॉलिनेशन मुख्यतः 4 प्रकारों द्वारा होता है। वायु द्वारा दिया हुआ है, जल द्वारा, कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा और कृत्रिम परागण। तो पर परागण की ये कौन कौन से 4 प्रकारों से होता है उसका उल्लेख यहाँ किया गया है। एक उल्लेख आपको लिखित यहाँ नहीं किया होगा, जंतुओं के द्वारा भी पर परागण की क्रिया होती है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा संसार का एक सबसे बड़ा पुष्प जो होता है रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया में क्रॉस पॉलिनेशन हाथियों के द्वारा होता है। उस पुष्प का वजन लगभग 5 से 6 किलो होता है। यहाँ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ 4 मुख्य विधियां आपको दर्शाया गया है, वायु द्वारा, जल द्वारा, कीटों के द्वारा और कृत्रिम परागण, जिसका स्वयं जिम्मेदार मानव है। मानव ने अपने लाभ के लिए या उन्नतशील प्रजातियों के लिए कृत्रिम परागण की विधियों का खोज किया, विकास किया। तो पर परागण मुख्यतः 4 प्रकारों से होता है, वायु, जल, कीट और कृत्रिम परागण। अब आइए एक एक का विस्तारित अध्ययन कर लेते हैं कि वायु द्वारा परागण कैसे होता है, जल द्वारा कैसे होगा, कीटों के द्वारा कैसे होगा और कृत्रिम परागण। तो आप जैसा कि नाम से समझ ही रहे होंगे, कृत्रिम परागण मानव द्वारा जो नई नई उन्नतशील प्रजातियों का विकास करा करके आज कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक उन्नतशील प्रजातियों का विकास करके हरित क्रांति की खोज की गई, वो कृत्रिम परागण के अंतर्गत होता है। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं अगला वायु परागण। देखिए यहाँ दिया हुआ है, अभी हमने आपसे कहा कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, एजेंट की आवश्यकता होती है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए किसी प्रकार एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो कारकों में एजेंट में पहला एक नाम आया कि वायु परागण या वायु द्वारा। जिन पौधों में वायु द्वारा परागण होगा उस प्रकार के पौधों के फूल अधिक आकर्षक नहीं होते हैं। देखिए परागण के लिए सबसे मुख्य बातें कि पुष्प जितना अधिक चमकीला होगा, सुगंधित होगा, उतना ही अधिक कीटों का आकर्षण होगा और परागण की क्रिया बेहतर होगी। लेकिन जो वायु द्वारा परागण हो रहा है, इस प्रकार के पौधों में पुष्प बहुत आकर्षित नहीं होते, बहुत सेंटेड नहीं होते। इनमें परागण की क्रिया मकरंद के द्वारा, देखिए मकरंद भी नहीं इसमें पाया जाता और गंधहीन भी नहीं होता है। जैसा कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा गूलर। गूलर में जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो चींटियों के द्वारा होती है। गूलर को आपने संभवतः गर्मियों के सीजन में, इस समय सीजन चल ही रहा होगा, उसको फोड़ करके आप देखेंगे तो छोटे 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 आपके वहाँ पाए जाते हैं। तो जो वायु परागण होगा जिन पौधों में होगा, एक बात याद रखिएगा, इस प्रकार के पुष्प अधिक आकर्षक नहीं होते हैं और ये संख्या में भी कम होते हैं और उनमें वायु परागण की क्रिया होती है एवं मकरंद भी नहीं पाया जाता और गंध, इस प्रकार के पुष्प गंधहीन भी नहीं होते हैं। जैसे आप एक उदाहरण देख लीजिए, मक्का, इसी विधि के द्वारा एक बेहतर उदाहरण, मक्का में वायु परागण की क्रिया होती है। अब अगले परागण की तरफ हम चलते हैं। अगला परागण क्या है? एजेंट कारक जल परागण। कुछ जलीय पौधे जैसे
वेलिस्नेरिया, कमल, नारियल, यहां दिया हुआ है जल परागण। अधिकांशतः जलीय पौधों में, जितने भी, भाई कहा ना गया, अधिकांशतः जलीय पौधों में परागण जल के माध्यम से। अभी हमने आपसे कहा ना, जितने भी पर परागण होंगे या पर परागण की क्रिया होगी, उसके लिए किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता होगी। अब ये देखना होगा कि किन पौधों में किन एजेंटों की आवश्यकता होती है। अभी आपको वायु बताया गया, उसके लिए एक उदाहरण हमने आपसे बताया मक्का। यहाँ क्या, जलीय पौधा जैसे कमल, नारियल, वेलिस्नेरिया, यहाँ दिया हुआ है कि अधिकांशतः जलीय पौधों में परागण जल के द्वारा होता है, अर्थात इसमें नर एवं मादा जो परागण होते हैं जल के माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ऐसे परागण को जल परागण की क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे कमल हो गया, नारियल हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया, इनमें परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है। अब अगला देखिए, अगला प्रकार क्या है। अगला कीट परागण। देखिए, परागण की क्रिया को बेहतर समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण कीट परागण। अधिकांशतः पुष्पों में जो पर परागण होता है वो कीटों द्वारा होता है। जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खी, यहाँ फिगर में है, मधुमक्खी के शरीर में रोम पाए जाते हैं। जब मधुमक्खी किसी पुष्प पर रस स्राव के लिए बैठती है तो इसमें जो रोम होते हैं उस पुष्प में उलझ जाते हैं, और यही मधुमक्खी उड़ते हुए जब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो यह क्रिया अंगों से परागण झड़कर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और इस प्रकार पर परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। यहाँ दिया हुआ है अधिकांशतः पुष्पों में पर परागण कीटों द्वारा होता है। देखिए, पर परागण जो कीट द्वारा होता है, जैसे मधुमक्खी हो गया, भौरा हो गया, बर्र हो गया। अभी बसंत का सीजन खत्म हुआ है, आपने देखा है कि बसंत के सीजन में पुष्पी पौधों, जैसे सरसों के खेत में आप जाएंगे तो हाँ, इस प्रकार से कीटों का गुंजनमान होता है। अधिकांशतः जो भाई परागण की क्रिया कहा गया ना कीट के द्वारा, तो मक्खी जो होता है फूलों का रस चूस करके शहद बनाती है। तो यहाँ तो अधिकांशतः पुष्पों में पर परागण कीटों द्वारा होता है। परागण करने वाले कीटों में मधुमक्खी, तितली, भौरा, एक और नाम बर्र का नाम आता है। पुष्पों का भ्रमण करते हैं, यानी घूमते रहते हैं। जैसे ही कीट किसी पुष्प पर बैठते हैं तो उनके रोम युक्त अंगों पर परागण चिपक जाते हैं, और ऐसे कीट जब अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो उनके अंगों से परागण झड़कर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया परागण संपन्न हो जाती है। ऐसी परागण की विधि कीट के द्वारा संपन्न होता है। इसके द्वारा, कीट के द्वारा। सबसे बेहतर परागण की क्रिया को समझने के लिए सबसे बेहतर उदाहरण कीटों के द्वारा परागण की क्रिया। अब अगला देखते हैं क्या है। कृत्रिम परागण। अभी हमने आपसे कहा था कृत्रिम परागण मानव अपने लाभ के लिए, मनुष्य क्या, मनुष्य तो इस संसार का निर्माता भी है। मनुष्य को तात्कालिक लाभ के लिए आज इस विधि का जो प्रयोग मानव कर रहा है, कृत्रिम परागण, यानी अपने लाभ के लिए उत्तम नस्लों
अथवा उत्तम उत्पादन के लिए किया जाता है। इस विधि में मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से, यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत होती है। कई उन्नतशील नई नई प्रजातियों का विकास जो कराया गया वो हरित क्रांति का देन है। तो कृत्रिम ढंग से आज एक ही पौधे पर कई प्रकार की वैरायटियों का उत्पादन ये कृत्रिम परागण के द्वारा ही संभव है। कृत्रिम परागण के द्वारा किसी पुष्प के पराग कणों को स्वेच्छा के अनुसार दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है। इसे कृत्रिम परागण कहते हैं। और कृत्रिम परागण के द्वारा आज उन्नतशील बीज, अधिक से अधिक उत्पादन वाले अधिक से अधिक फलों का उत्पादन जो कराया जा रहा है। अभी आम की ऐसी प्रजातियों का विकास करा दिया गया, एक ही पौधे पर कई वैरायटियों का, वो कृत्रिम परागण के अंतर्गत ही संभव। कहने का आशय, मानव अपने लाभ के लिए कृत्रिम परागण का प्रयोग करके उत्तम प्रकार के बीजों का, उत्तम प्रकार के फलों का विकास करा करके आज मानव ने इतनी जनसंख्या के बाद हर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कराने का काम किया। अब अगला परागण, निषेचन। जैसा कि पहले ही हेडिंग में हमने कहा, दो बातें थी, एक तो परागण था, दूसरा निषेचन। हमने आपसे बताया था कि परागण और निषेचन को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। पहली बात है कि नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। एक बार थोड़ा सा और अंतर हम लोग समझ लेते हैं कि परागण और निषेचन में प्रमुख अंतर क्या होगा। तो परागण और निषेचन में मुख्य अंतर ये होगा कि परागण क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, जबकि निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वतः एक घटित होने वाली क्रिया है। दूसरा अंतर यह होगा कि परागण के लिए बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है, एजेंटों की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन एक आंतरिक क्रिया है। निषेचन क्या है? एक आंतरिक क्रिया है। परागण के द्वारा फल का निर्माण होगा, जबकि निषेचन क्रिया के बाद बीज का निर्माण होता है। परागण की क्रिया फूल के बाहर होती है, जबकि निषेचन की क्रिया फूल के अंदर होती है। यहां दिया हुआ है निषेचन। तो नर अथवा मादा अंडाणु और शुक्राणु, स्पर्म और ओवा, इन दोनों का आपस में जो फ्यूजन होता है, संयोजन होता है, उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। अब निषेचन को समझने के लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। निषेचन को देखिए, यहां फिगर दिया हुआ है। इस फिगर पे पुष्पी पौधों में निषेचन कैसे, देखिए यह है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये हमको पुष्पिक संरचना में भी बता चुके हैं कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी दिया है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो निषेचन की क्रिया देखिए, यहाँ परागकण और इस पराग नलिका के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए यही है परागकण, और यहाँ से पराग नलिका से होते हुए अंड कोशिका। तो इस प्रकार से निषेचन की क्रिया होती है। और आगे चलते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, निषेचन की क्रिया को समझने के लिए ये कहा गया, अभी आपको फिगर में बताया स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, वही बात यहाँ हो रही है कि परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद स्रावित पोषक पदार्थों
को अवशोषित करके वृद्धि करता है। अभी जो आपने फिगर हमने दिखाया है, और स्रावित करने के बाद एक प्रकार के रसायन के प्रभाव के कारण परागकणों में एक नली, ये नाली नहीं होगा, ये नली है, नली, एक नली अंकुरित होती है जिसे पराग नलिका कहते हैं। दिखाए फिगर में, क्या कहते हैं? पराग नलिका कहते हैं। और यही पराग नलिका फिर बढ़ करके लंबी हो जाती है और वर्तिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका के अग्र सिरे द्वारा जो स्रावित भ्रूणपोष, ये पोस्ट नहीं है, पोष है, भ्रूणपोष, इसी भ्रूणपोष के द्वारा इसको भोजन मिलता रहता है। तो भ्रूणपोष की झिल्ली को गलाकर फोड़ देता है और पराग नलिका आसानी से प्रवेश कर जाती है और नर अथवा मादा युग्मक से संलित होकर के युग्मनज या निषेचित अंडाणु बनाता है। यही युग्मनज में परिवर्तित होकर के भ्रूण पौधा बना लेता है। तो इस प्रकार से निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो आज के वीडियो में परागण एवं निषेचन। अब अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे फल किसे कहते हैं। तो आज आप जान लीजिए परिपक्व अंडाशय को हम फल कहते हैं, फल के कितने प्रकार होते हैं, इसकी चर्चा अगले वीडियो में कराएंगे। गुरु जी।